दोस्तों, ईरान का नाम तो आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा और बीते दिन जब पाकिस्तान में ईरान ने हमला कर दिया था तब और ज्यादा भी ईरान का नाम सुनने में आ रहा था। ईरान की स्ट्रेटेजी, ईरान की पावर और ईरान किस तरह बना सुपर पावर, ये तो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के यूपी के एक लड़के की ईरान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। कैसे भारत के यूपी के एक लड़के ने बदल दिया था ईरान देश का पूरा इतिहास। भारत का ये लड़का ना होता तो आज ईरान देश भी कुछ ना होता। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के इस लड़के से ईरान का क्या ताल्लुक। तो आइए दोस्तों, इसी पर हमारी वीडियो बेस है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दौर में हम लोगों को जो ईरान नजर आता है वो हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था, बल्कि ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 40 से 45 साल पीछे भी जाया जाए तो हमको एक अलग ही और एक बिल्कुल अपोजिट ईरान नजर आएगा। एक ऐसा ईरान कि जहां पर मुस्लिम हुकूमत या फिर मुस्लिम कायदे कानून का होना तो बहुत दूर था, बल्कि सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए वहां पर हिजाब या दाढ़ी जैसी चीजों पर भी पाबंदी लगाई जाती थी। एक ऐसा ईरान की जो इजराइल और अमेरिका का पक्का दोस्त तो हुआ ही करता था, बल्कि इन दोनों की तरफ से इसको बड़ा सपोर्ट भी मिला करता था। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती दोस्तों, बल्कि कल्चर के मामले में भी अगर आप लोग उस दौर की तस्वीरें, जो उस दौर में ईरान हुआ करता था उसकी तस्वीरें अगर गूगल पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो आज के दौर के यूरोप को भी कहीं पीछे छोड़ दे रहा है। मगर दोस्तों, फिर 1979 में यानी 1979 में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जब एक ही दिन में ईरान में सब कुछ बदल गया। सिर्फ ईरान की राजनीति और इतिहास नहीं बदला, बल्कि ईरान की तस्वीर, ईरान के कायदे कानून और तो और ईरान के दोस्त और दुश्मन भी बदल गए, क्योंकि ये उसी ईरान का जन्म था, उसी ईरान की पैदाइश थी जो आगे चलकर ना सिर्फ मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा, बल्कि इजराइल की जो लंबे वक्त से ईरान का दोस्त हुआ करता था उसका भी सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ। ये वही इंसान है जिनका कनेक्शन हम लोगों को सीधे तौर पर हमारे प्यारे देश भारत यानी कि इंडिया के साथ भी नजर आता है। दोस्तों, ये बात है सन 1790 की, यानी कि आज से लगभग 234 साल पहले यूपी के बाराबंकी के एक छोटे से गांव किंतु के अंदर एक बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम रखा गया सैयद अहमद मूसवी। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है इसके आने वाले वंशज, मतलब आने वाली जो नस्ल होगी, वो भारत से लगभग 2500 किलोमीटर दूर मौजूद ईरान की न सिर्फ किस्मत बल्कि उसकी राजनीति, उसके इतिहास और उसकी तस्वीर को ही बदल कर रख देगी। दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो 1790 में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम मैंने आप लोगों को सैयद अहमद मूसवी बताया था, इनकी फैमिली को उस दौर में अवध के नवाब की सरपरस्ती हासिल थी। 1830 के आसपास की बात है जब नवाब साहब की एक ख्वाहिश हुई कि क्यों ना अपने पूरे काफिले के साथ मक्का, मदीना और ईरान में मौजूद जितनी भी पवित्र जगहें हैं यानी मुकद्दस जगहें हैं उन सबकी जियारत की जाए, वहां पर जाया जाए हाजिरी की गरज से। लिहाजा नवाब साहब अपने पूरे काफिले के साथ इस लंबे सफर पर निकल पड़े और इस लंबे सफर में उनके साथ सैयद अहमद मूसवी नाम के वो इंसान भी मौजूद थे जिनका जिक्र मैं आप लोगों के साथ पहले ही कर चुका हूँ। नवाब साहब ने पहले तो मक्का मदीना का सफर किया और उसके बाद ईरान और इस पूरे इलाके में जितने भी मुकद्दस जगहें हैं उन सबकी जियारत की और अपने काफिले के साथ वापस आ गए। मगर हाँ, सैयद अहमद मूसवी जो उनके साथ मौजूद थे वो ईरान में ही रुक गए और ईरान में खुमैन नाम के एक छोटे से गाँव में ही हमेशा के लिए आबाद हो गए। उस वक्त लगभग उनकी उम्र 40 साल के करीब बताई जाती है और फिर वहां पर उन्हीं के बेटे मतलब के आयतुल्लाह मुस्तफ़ा का जन्म हुआ। ये दरअसल अपने दौर के काफी बड़े शिया आलिम माने जाते हैं और फिर आगे चलकर सन 1902 में इन्हीं आयतुल्लाह मुस्तफ़ा के घर पर खुमैन गांव में जन्म हुआ उस बच्चे का कि जिसकी किस्मत में खुदा ने ईरान की पूरी तस्वीर को बदलना लिख दिया था। हाँ दोस्तों, ये वही बच्चा था जिसको आज दुनिया रूहुल्लाह खुमैनी या फिर इमाम खुमैनी के नाम से जानती है। वही रूहुल्लाह खुमैनी कि जिनके बारे में मशहूर है कि उनकी इजाजत के बगैर ईरान की राजनीति में एक पत्ता भी नहीं हिला करता था। तो आसान शब्दों में अब आप ये समझिए कि जो सैयद अहमद मूसवी आज से लगभग 2 सदी पहले भारत से ईरान में शिफ्ट हो गए थे वो दरअसल इमाम रूहुल्लाह खुमैनी के दादा थे। यही वजह है कि रूहुल्लाह खुमैनी के ना सिर्फ वालिद साहब बल्कि उनके दादा यानी कि सैयद अहमद मूसवी भी अपने भारत से कनेक्शन की वजह से अपने नाम के आगे हिंदी लगाया करते थे। मिसाल के तौर पर उनके दादा को आज तक ईरान के अंदर सैयद अहमद मूसवी हिंदी के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, 1902 में पैदा होने वाले इमाम खुमैनी का सफर हद से ज्यादा मुश्किल रहा। अभी जन्म के सिर्फ 5 महीने ही गुजरे थे कि उनके वालिद साहब का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उनकी परवरिश उनकी माँ और उनकी खाला ने ही की। बड़े भाई मुर्तजा की देखरेख में उन्होंने मजहबी तालीम हासिल करना भी शुरू कर दी थी।
मदरसों में तालीम के दौरान ही इनके दिमाग में उस दौर की जो ईरानी हुकूमत थी उसके खिलाफ गुस्सा पनपने लगा। ये दरअसल पहलवी खानदान की हुकूमत थी जिसको उस दौर में ज़्यादातर ईरानी लोग इस्लाम विरोधी और इस्लाम का दुश्मन मानते थे। यही वजह थी जो मैंने आपको शुरू में बताई, यानी कि यह हुकूमत पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में रहा करती थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को ईरान के अंदर बढ़ावा दिया करती थी और वेस्टर्न कल्चर को भी प्रमोट किया करती थी। उल्टा इस्लाम से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी उन पर सख्ती करना या फिर उन पर पाबंदी लगाई जाती थी। बावजूद इसके कि ईरान में रहने वाले ज़्यादातर लोग इन तमाम चीज़ों के खिलाफ थे और इन तमाम चीज़ों को गलत मानते थे, फिर भी ये सब चीज़ें वहाँ पर लागू थी। ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के खिलाफ माहौल तो पहले से ही तैयार हो रहा था, मगर इस माहौल को चिंगारी उस वक्त लगी कि जब इस पूरे मामले में एंट्री हुई रूहुल्लाह खुमैनी की। उनकी शुरुआती तकरीरों से ही लोग उनसे इंस्पायर हो गए और बड़ी तेज़ी के साथ हुकूमत के खिलाफ उनके झंडे के नीचे जमा होना भी शुरू हो गए। शुरुआती तकरीरों से ही मोहम्मद रज़ा पहलवी को भी ये महसूस हो चुका था कि ये इंसान हमारी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए कुछ वक्त के अंदर ही रूहुल्लाह खुमैनी को उनके अपने ही देश यानी कि ईरान से बाहर निकाल दिया गया। अपने ही मुल्क से बेदखल होने के बाद उन्होंने कुछ अरसा इराक में भी गुजारा, तुर्की में भी गुजारा और फिर वो एक लंबे अरसे के लिए फ्रांस के शहर पेरिस पहुंचे और वहां रहकर ही उन्होंने अब ईरान में मौजूद इस इनकलाब की बुनियाद रखी। पेरिस में रहकर ही उन्होंने हुकूमत के खिलाफ अपने देश की जनता को लीड करना शुरू किया और बहुत कम वक्त के अंदर ही पूरा के पूरा ईरान उनके झंडे के नीचे और उनकी आवाज़ के नीचे खड़ा हो चुका था। हालात ऐसे बन गए कि सन 1979 आते आते यानी कि 1979 तक मोहम्मद रज़ा पहलवी को अमेरिका, इजराइल और तमाम यूरोपियन देशों का सपोर्ट होने के बावजूद भी और तमाम खुफिया एजेंसीज की मदद होने के बावजूद भी ईरान देश छोड़कर भागना पड़ा। मोहम्मद रज़ा पहलवी के ईरान को छोड़ने के लगभग 15 दिन के बाद इमाम खुमैनी की ईरान में 14 साल के बाद वापसी हुई और वो भी 1 फरवरी सन 1979 को। जाहिर तख्ता पलट हो चुका था। अब एक नया ईरान एक नई सोच और एक नई शक्ल के साथ वजूद में आ चुका था और रूहुल्लाह खुमैनी ने भी वापस आकर शहनशाही को खत्म करके यहाँ पर इस्लामिक गणराज्य की स्थापना और बुनियाद रखी। इमाम रूहुल्लाह खुमैनी की 14 साल के बाद जब अपने मुल्क ईरान में वापसी हुई तो उनकी देश की जनता सड़कों पर उनके इस्तकबाल के लिए निकल आई थी। इस्तकबाल के लिए मौजूद ये भीड़, ये मजमा कितना बड़ा था, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग गूगल पर सर्च करके उन तस्वीरों से लगा सकते हैं जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोगों को शायद जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त ना सिर्फ ईरान में जश्न मनाया जा रहा था बल्कि दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, बाराबंकी में किंतु नाम के उस छोटे गाँव पर भी बहुत बड़ा जश्न सवार था, जहां पर किसी दौर में इमाम रूहुल्लाह खुमैनी के दादा का जन्म हुआ था, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि हमारे गांव का पोता अपने वतन वापस आया है। हाँ, वो बात अलग है कि उस पोते का वतन भारत नहीं बल्कि ईरान था। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि सन 1978 में जब मोहम्मद रज़ा पहलवी ने माहौल अपने खिलाफ हद से ज़्यादा बनता हुआ देखा तो उसने एक और चाल चली और शाह ईरान ने न सिर्फ रूहुल्लाह खुमैनी को भारतीय मुल्ला कहा बल्कि कहा कि ये तो ब्रिटेन के जो भारत पर राज किया करता था उसी के अंदरूनी तौर पर गुलाम है, उसी के अंदरूनी तौर पर जासूस वगैरह हैं, क्योंकि जाहिर है इनके बाप दादा तो अभी कुछ वक्त पहले ही भारत से आए हैं। वैसे तो शाह ईरान ने रूहुल्लाह खुमैनी के खिलाफ ये सारी चीज़ें अखबार में छपाई थी ताकि पब्लिक में उनके खिलाफ माहौल बनाया जा सके, मगर शायद ये सारी चीज़ें बैकफायर कर गईं क्योंकि इससे सारी पब्लिक उल्टा मोहम्मद रज़ा पहलवी के खिलाफ ही भड़क उठी और आज भी ईरान में खुमैनियों की ही हुकूमत है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।